बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं इलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। इसके हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था द साइंस ऑफ बायोलॉजी, इसके हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम लोग एमसीक्यूज कह रहे होते हैं, इसको आज हम लोग स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो आइए रीड करते हैं हम लोग पहले एमसीक्यूज को। तो पहला एमसीक्यूज आपकी बुक में लिखा हुआ है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल्स। जब हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी तब हम लोगों ने ये आपके पास टीच किया था कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर एक ऐसी ब्रांच थी जिसका नाम क्या था, साइटोलॉजी। अगर हम लोग साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच जो क्या करती है, इट इज अ स्टडी ऑफ सेल। तो सेल के स्ट्रक्चर्स या फंक्शंस को स्टडी करने वाली ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कह रहे होते हैं। तो इस एमसीक्यूज नंबर 1 का सही ऑप्शन होगा अल्फा यानी कि ए, विच इज द साइटोलॉजी। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे एमसीक्यूज की जानिब। द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ये भी हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया था कि जिसके ऐसी ब्रांच जो हेरिडिटी और वेरिएशंस को स्टडी कर रही होती है, इट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, विच इज द जेनेटिक्स, जिसे आप लोग बी कह रहे होते हो। तो एमसीक्यूज नंबर 3 की जानिब चलते हैं। इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ द टेक्निक ऑफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी को भी स्टडी किया था और हम लोगों ने कैरियर ऑफ बायोलॉजी के अंदर भी हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी किया था। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग छोटे छोटे जानदारों को, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया और फंजाई को इस्तेमाल करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे प्रोटीन्स या ऐसे आपके पास केमिकल कंपाउंड्स बना रहे होते हैं जो इंसान के लिए, किसी भी जानदार के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और वहां पे हम लोगों ने इंसुलिन की बात भी की थी कि इंसुलिन हम लोग डायबिटिक पेशेंट को दे रहे होते हैं ताकि उनका ग्लूकोज लेवल क्या हो सके, लो डाउन हो सके। तो किसी भी जानदार को इस्तेमाल करके कोई भी बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाने वाली फील्ड को आप लोग क्या कह रहे होते हो, बायोटेक्नोलॉजी कह रहे होते हो। So correct option is Charlie, which is the C, and it is the biotechnology. MCQs number 4 में heart pumps, brain memorizes, kidney excrete. This statement comes from. अगर हम लोग अपने MCQs पे गौर फरमाएं तो MCQs के अंदर लिखा हुआ है heart pumps, what blood, यानी कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। It is the function of the हार्ट। आगे चले तो ब्रेन मेमोराइज, ब्रेन क्या करता है, चीजों को याद रखता है, यानी कि याददाश्त को कंट्रोल कर रहा था। इट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। किडनी एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो किडनी का भी फंक्शन बताया गया, क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को आगे पास एक्सक्रीट कर रही होती है। तो कहते हैं आगे पास फंक्शन से डील करने वाली ब्रांच कौन सी होती है, तो हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर पढ़ी, इट इज द फिजियोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा एमसीक्यू नंबर 4 का, इट इज द अल्फा, जिसे आप लोग ए कह रहे होते हो, विच इज द फिजियोलॉजी। तो एमसीक्यूज नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जब हम लोगों ने स्टडी किया था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को, तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी एक ऐसी ब्रांच जो क्लासिफिकेशन को डील कर रही होती है, इट इज कॉल्ड एज द टैक्सोनॉमी। तो 5वें एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा, जिसे आप लोग ए कहते हो, विच इज द टैक्सोनॉमी। आइए बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की जानिब। और एमसीक्यूज नंबर 6 के अंदर वो कह रहे हैं, व्हिच स्टेप्स कम बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट, यानी कि बात कर रहे हैं स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड। हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड के 6 स्टेप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड वन इज द ऑब्जर्वेशन, थर्ड वन इज द हाइपोथेसिस, फोर्थ वन इज द डिडक्शन, फिफ्थ वन इज द एक्सपेरिमेंटेशन, लास्ट वन इज द रिजल्ट। अगर आप लोग यहां से देखो तो आपके सामने लिखा भी हुआ है कि ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन डिडक्शन एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन। तो आपके पास एमसीक्यूज नंबर 6 के अंदर पूछता है कि विच स्टेप्स कम बिटवीन द हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेसिस के दरमियान स्टेप कौन सा होता है, डिडक्शन। तो एमसीक्यूज नंबर 6 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा यानी कि ए, which is the making डिडक्शन। हाइपोथेसिस के और एक्सपेरिमेंटेशन के दरमियान क्या आ रहा होता है, डिडक्शन आ रहा होता है। तो एमसीक्यूज नंबर 7 है, which of the following is not a characteristic of the scientific method। अल्फा ऑप्शन है, it relies on evidence। बीटा ऑप्शन है, it involves formulating hypothesis।
चार्ली ऑप्शन है हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। डेल्टा ऑप्शन है इट रिक्वायर्स रिगोरस टेस्टिंग। अगर हम लोग सवाल की जानिब चले तो एमसीक्यू नंबर 7 के अंदर वो कह रहा है विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक मेथड। अगर मैं अल्फा ऑप्शन को पढ़ूं, बीटा को पढ़ूं और डेल्टा को पढ़ूं, तीनों की तीनों करेक्टरिस्टिक है किसकी? साइंटिफिक मेथड की। और जो चार्ली लिखी हुई आपके पास ये करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और चार्ली के अंदर वो क्या बयान कर रहा है? हाइपोथेसिस विल ऑलवेज करेक्ट। सर ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हमारी हाइपोथेसिस क्या हो? हमेशा सही साबित हो। हम लोगों ने पढ़ा था इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटेशन कि हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट होती है या इनकरेक्ट होती है। अगर करेक्ट होगी तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे एक्सपेरिमेंट को, अगर हमारे पास इनकरेक्ट होगी तो हम लोग क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो साइंटिफिक मेथड के अंदर हाइपोथेसिस का हमेशा करेक्ट होना कभी भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नहीं रखता। हमारी बनाई हुई हाइपोथेसिस गलत भी साबित हो सकती है, सही भी साबित हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली विच इज द सी, और जिसके अंदर आपके पास हाइपोथेसिस विल ऑलवेज द करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8 है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तो अभी हम लोग एमसीक्यू नंबर 6 के अंदर ही बात कर चुके हैं कि साइंटिफिक मेथड के अंदर 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल या साइंटिफिक प्रॉब्लम, देन द ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन डिटेक्शन, देन एक्सपेरिमेंटेशन एंड द रिजल्ट। अब आपकी बुक के अंदर 4 उसने स्टेप्स को जिक्र किया हुआ है और चारों का सीक्वेंस उसने आगे पास रैंडमली लिखा हुआ है और पूछता है इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। तो हमारे पास करेक्ट क्या होता है कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती है, देन हाइपोथेसिस, देन कम डिडक्शन एंड देन कम द एक्सपेरिमेंटेशन। और ये आपके पास करेक्ट जो सीक्वेंस लिखा हुआ है किस ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है? और ए ऑप्शन यानी कि अल्फा ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो एमसीक्यू नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? अल्फा व्हिच इज द ऑब्जर्वेशन, देन कम्स हाइपोथेसिस, देन कम डिडक्शन एंड लास्ट वन इज द एक्सपेरिमेंटेशन। एमसीक्यू नंबर 9 की बात करें तो एमसीक्यू नंबर 9 के अंदर कह रहा है पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर had less chance to suffer from the malaria. Why? क्यों? अगर हम लोग इस हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये हम लोगों ने टीच किया था एएफए किंग की ऑब्जर्वेशन में, जो कि मेन उसने 3 ऑब्जर्वेशन को उसने दिया था। उनमें से सेकंड वन ऑब्जर्वेशन थी कि वो वाले लोग, सॉरी थर्ड वन ऑब्जर्वेशन थी कि वो लोग जो स्मोकी फायर के करीब स्लीप कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा कम होते हैं। आइए हम लोग ऑप्शन को रीड करते हैं। अल्फा ऑप्शन है स्मोक kills plasmodium in their blood, बिल्कुल भी नहीं। बीटा ऑप्शन है फायर इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम आर किल्ड इन एयर। चार्ली ऑप्शन है मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। डेल्टा ऑप्शन है स्मोक किल प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन द मॉस्किटो। तो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि आगे पास हम लोगों ने जब टीच किया था इस लेक्चर को तब भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि ऐसी आगे पास आग जैसे स्मोकी होती है, जिसमें धुआंधार आगे पास जो आग होती है, वहां से क्या होते हैं जो मॉस्किटो होते हैं रिपेल हो रहे होते हैं, वहां से दूर भाग रहे होते हैं। तो वो लोग जो ऐसे आगे पास धुआंधार आग के अंदर के पास स्लीप कर रहे होते हैं, उनके आगे पास मॉस्किटो नहीं आ रहा। तो चार्ली ऑप्शन आगे पास करेक्ट होगा विच इज द सी, जिसमें लिखा हुआ है मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक, वो स्मोक को बर्दाश्त नहीं करते एंड आर रिपेल्ड, और वो क्या करते हैं? उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट एमसीक्यूज की जानिब विच इज द एमसीक्यूज नंबर 10। एमसीक्यूज नंबर 10 के अंदर कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज आर रिसर्चर क्वेश्चन मार्क। वो कहते हैं एक्सपेरिमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड। हम लोगों ने जब लेक्चर को टीच किया तब भी हम लोगों ने स्टडी किया जितने भी साइंटिफिक मेथड होते हैं उनके जो भी स्टेप्स होते हैं उन सारे के सारे स्टेप में से जो एक्सपेरिमेंटेशन वाला स्टेप होता है इट इज अ बेसिक स्टेप, सबसे बुनियादी स्टेप होता है। तो वही जिक्र कर रहा है कि एक्सपेरिमेंटेशन आगे पर एक्सपेरिमेंट का स्टेप होता है आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आर रिसर्चर, क्योंकि रिसर्चर हम लोग पहले आगे पास पढ़ते हैं ऑलवेज गेट करेक्ट रिजल्ट। हम लोगों ने पहले भी बात की है यहाँ पे कि हमारे पास हाइपोथेसिस क्या होती है रिजल्ट के अंदर कभी भी ऑलवेज करेक्ट नहीं होती, ये आगे पास इनकरेक्ट भी हो सकती है और करेक्ट भी हो सकती है। बीटा ऑप्शन पढ़ते हैं, बीटा ऑप्शन है डिस्प्रूव्स मेनी हाइपोथेसिस एंड गेट्स सम हाइपोथेसिस प्रूव। तो इसके आगे पास बीटा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि हम लोगों ने पता है एक्सपेरिमेंट के जरिए हम लोग हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव भी कर सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस हमारी करेक्ट भी साबित हो सकती है और इनकरेक्ट भी साबित हो सकती है। बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं इज श्योर दैट ही विल प्रूव द हाइपोथेसिस एंड डेल्टा ऑप्शन है गेट्स अ चांस टू वर्क इन द लेबोरेटरी। याद रखना हम लोग एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी इसलिए नहीं कर रहे होते ताकि रिसर्चर को लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल सके, बल्कि हम लोग इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहे होते ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी हाइपोथेसिस क्या है, डिस्प्रूव है यानी कि इनकरेक्ट है या प्रूव है यानी कि करेक्ट साबित हो चुकी है। तो आपके पास बीटा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा जिसमें लिखा हुआ है डिस्प्रूव्स मेनी हाइपोथेसिस एंड सम हाइपोथेसिस
प्रो। दिस इज आवर टुडे टॉपिक। उम्मीद है आज के टॉपिक में आपको किसी किस्म का कोई भी इशू और मसला नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।